अच्छा, आपने मुझे ये हुक्म दिया है कि इस मौजू पे मैं बात करूं, तो इसका क्या मतलब है कि अपने काम से लुत्फ अंदोज होने और खुश रहने का फन। तो क्या अपने आप जितने लोग इधर हैं, आप अपने आप काम से खुश नहीं हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऑनेस्टली बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो काम करते हैं उससे खुश नहीं हैं? जी, मैं सवाल पूछता हूं आपसे। एक, दो, तीन, आहिस्ता आहिस्ता। लोग झिझक झिझक जवाब देंगे। वीसी साहब ना देख रहे हैं, ना इस पर कोई जजमेंटल होंगे, ना कोई मैं ये उतार दूं। हाँ, वो बाकी जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही। तो देखिए ना, जब आप एक सवाल पूछते हैं तो अमूमन ये होता है कि उसकी कोई रीजन होती है ना, कि आपने फैसला किया है कि हम सीखें, भाई हम खुश नहीं हो रहे। तो आप में से 4 लोग ऐसे हैं जो अपने काम से खुश नहीं हो रहे। अच्छा, अब जितने लोग अपने काम से बिल्कुल मुतमईन हैं और खुश हैं, वो हाथ खड़ा कर लें। तो आप लोग तशरीफ ले जाएं फिर। क्योंकि आपको तो इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा, तो आप लोग तशरीफ ले जाएं, कुछ और अपना जरूरी काम करें। जी, ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपसे कह रहे हैं कि एक बाउट्स आते हैं कि कुछ मौके पर आदमी अपने काम से मुतमईन नहीं होता। अच्छा सर, आपने जैसे बड़ी हिम्मत से कहा था, सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, आपके ख्याल में क्या, अब अपनी बात ना कीजिए, किसी भी वर्क प्लेस पर मुतमईन ना होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? नहीं, लेकिन बेटा एक है ना, एक सेंस में इस वजह से नहीं आदमी मुतमईन खुश होता। एनी आइडिया? जी सर। मजबूरी में कर रहा हूँ। जी, वर्क एनवायरमेंट। अच्छा, एक्सटर्न, हाँ, एक सर ने कहा एक वर्क एनवायरमेंट ठीक नहीं। वीसी साहब हॉस्टाइल है। मैं बहुत लिबर्टी ले सकता हूं उनके बिहाफ पर हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इनके साथ बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। मुझे पता है ये मुझे बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे कि वीसी साहब बहुत हॉस्टाइल है, बहुत टॉक्सिक है। वो कभी किसी को डांट देते हैं, कभी किसी को डांट देते हैं। तो इतना अच्छा जो डीन है वो बहुत परेशान करता है। इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने ऑफिस नहीं आपको मिल रहा, हॉस्टाइल एनवायरमेंट है बाहर ना। ये एक रीजन हो सकती है। एक सर ने रीजन बताई है कि भाई जो आपका मिजाज है, वैसी जॉब नहीं है आपकी, आपका दिल कुछ और करने को करना था, तो आप कुछ और, कोई और रीजन भी हो सकती है सर। एक्सपेक्टेशन, आप कुछ और सोच रहे थे, आपने कहा था मैं यहां आकर बहुत इजादात करूंगा, पता लगा इधर तो अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, तो आप बड़े मायूस हुए। या ऑपोजिट, आपने कहा यहां तो मेरे पास बहुत टैका होगा, पता लगा टैका टुका तो कोई नहीं है। और राइट, अच्छा हाँ, पे भी हो सकती, कोई भी फिजिकल इंसान। देखिए, मैंने जब इस पर गौर किया ना, तो मैंने इसलिए कहा था बोर्ड रखिए। एक जो पहली बात है ना, सबसे अहम, वो है कि जो भी काम हम कर रहे हैं ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मैं ये कर क्यों रहा हूं? जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता ना, तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, तो हम सबको ये पूछना चाहिए कि मैं यूनिवर्सिटी में क्यों हूं, और अगर अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर किया जाए। मैं इस यूनिवर्सिटी में इसलिए हूं कि मैंने 3 साल काम करना है, एक सर्टिफिकेट लेना है, फिर उसके बस, फिर आप उसके बाद इसी पर फोकस करें कि किसी तरीके से मैं 3 साल निकालूं। और ये इस यूनिवर्सिटी में ऐसा एनवायरमेंट है कि यहां रहकर मैं कोई नया क्रिएटिव काम कर सकूं, फिर आप उसी पर फोकस रहे। मैंने कुछ भी नहीं करना, बस जितने लेक्चर है पढ़ाने हैं, पढ़ा के चुप करके मैंने वापस आ जाना है, वक्त गुजारना है, बच्चे मेरा एफएससी मैट्रिक कर लें, फिर गांव वापस चला जाऊंगा। तो प्लीज, जो सबसे अहम चीज ये है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें। जिंदगी में अगर आपको हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है ना, तो फिर हमें कुछ भी नहीं पता तो हमने क्या करना है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं महमूद साहब, करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के वो बानी है, रीड फाउंडेशन उन्होंने कायम की थी। तो जब उन्होंने पहला स्कूल कायम किया तो 25,000 रुपए से 3 मरले के एक मकान से और एक टीचर से शुरू किया। और जब उसका इफ्तिताह करने गए तो उन्होंने कहा कि ये वक्त होगा इंशाल्लाह कि लाखों स्टूडेंट यहां पढ़ रहे होंगे। तो 8 साल बाद एक वक्त आ गया कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स का वो हो रहा था।
तो जब वो गए तो शुक्र अदा किया, उसने कहा मैंने इसी जगह पे खड़े होकर कहा था एक कमरे में, तो आज वो सारा अचीव हो गया। मैं इसकी निटी ग्रिटीज में नहीं जाता, लेकिन आप आज जरूर घर जाके सोचिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और मैं कुछ भी नहीं हूं जो आपको आपका ऑब्जेक्टिव बता सकूं। आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव है ना आप उसकी तरफ देखें। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैंने उस पर्दे को हाथ लगाना है, उधर जाना है मैंने वहां। अब इस ऑब्जेक्टिव को मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना। हाँ, मुझे इस ऑब्जेक्टिव के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आगे कोई रोड़ा पड़ा है तो मैं साइड से गुजर जाऊं, आगे एक बंदा जाने नहीं देता, मैं उसकी दाढ़ी में यार खुदा के लिए मुझे जाने दो, किसी को मैं कुछ करूं, यानी मैं ऑब्जेक्टिव के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को कभी कंप्रोमाइज उसको कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। पहली तो ये प्रिंसिपल है ब्रॉडर। दूसरी अहम बात यह है जो हमें कहते हुए थोड़ी सी शर्म आती है, वो है लैक ऑफ कैपेसिटी। जब भी आदमी वर्क प्लेस पर काम नहीं, उसके अंदर कैपेसिटी की कमी होती है, कोई अपनी कैपेसिटी की कमी होती है। और एक जनरल प्रिंसिपल है, आप सब इंशाल्लाह आज घर जाके देखिएगा, एक थ्योरी है जिसका नाम है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी, और टीचर्स को वो आनी चाहिए क्योंकि उनको स्टूडेंट्स के फेलियर को भी एड्रेस करना होता है। वो थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई बंदा फेल होता है ना किसी काम में, किसी भी काम में कोई बंदा फेल होता है तो अपने फेलियर को किसी चीज पर एट्रीब्यूट करता है कि यार मैं इस वजह से फेल हुआ। और ये स्टडी किया गया है कि वो लोग, अब फेल होने की जो रीजंस हैं, किसी जिंदगी में नाकामी की जो रीजंस हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। स्टूडेंट कहता है तो मेरा तो एग्जामिनर सुहेल साहब आ गए थे। सुहेल साहब को आपको पता ही है कि वो तो बाबा किसी को पास ही नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि सराइकियों के तो खिलाफ है बहुत, सराइकियों को नहीं वो पास करते। अब उसने एक्सटर्नल एक फैक्टर, उसने कहा पेपर आउट ऑफ क्वेश्चन था, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, या कुछ भी, या कोई बायस सिस्टम ठीक नहीं है, बायस है सारा चीजें। तो जो बंदा भी एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल, और वो सही भी हो सकते हैं, और कुछ बंदा ब्लेम करता है इंटरनल अपने आप को। अच्छा, जो वो एक्सटर्नल और इंटरनल कर रहा होता है, दूसरा पैरामीटर यह है कि वो या फिक्स्ड होता है या वो फिक्स नहीं होता। मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब ये तो फिक्स्ड है, अब क्या करें, निजाम ही खराब है, अभी तो फिक्स्ड है, कुछ नहीं। फिर या वो कंट्रोलेबल होता है या अनकंट्रोलेबल होता है। तो इन सारों को अगर इकट्ठा किया जाए तो हर बंदा जो अपनी फेलियर को एक्सटर्नल के ऊपर एट्रीब्यूट करता है और उस चीज पे एट्रीब्यूट करता है जो फिक्स्ड है, और उस चीज पे एट्रीब्यूट करता है जो कंट्रोलेबल नहीं है, उसकी सेल्फ एफिकेसी कभी भी नहीं होती। और फ्यूचर प्रेडिक्शन ये होती है कि उसने ची 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 करते ही रहना है, जो मर्जी कर देंगे उसको, सर मुझे दूसरे डिपार्टमेंट भेज दे, उधर जाएगा, उधर भी रोना शुरू कर देगा, नहीं मैंने तो ये करना है वहां भी। लेकिन हर वो शख्स जो अपनी नाकामी को एट्रीब्यूट करे उस चीज पर जो इंटरनल है, उस चीज पर जो कंट्रोलेबल है, और उस चीज पर जो फिक्स नहीं है, उसकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा होती है। और वो एक ही चीज है जो इंटरनल है, कंट्रोलेबल है और फिक्स नहीं है, और उसका नाम है एफर्ट। मैं नहीं मेहनत कर रहा सही, मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा, मैंने वैसा मेहनत नहीं की, तो जो ये इस फ्रेज ऑफ माइंड में आ जाता है ना, वो हमेशा अपनी कैपेसिटी को ऊपर करना शुरू कर देता है। असि की करिए, मुल्क का निजाम ही खराब है, हमारा वजीर आजम पता नहीं कैसा है, हमारे बाकी निजाम वाले कैसे हैं। इसका कहने का मतलब है चूंकि वजीर आजम ने ठीक नहीं होना, लिहाजा मैंने भी नहीं होना, क्योंकि रीजन ही उसकी वो है, तो जब तक निजाम नहीं चेंज होगा मैं नहीं चेंज होऊंगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात है, तो हम उसी स्टेटस को में पर रहेंगे। दूसरी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारा दिमाग है ना, आप सब भी साइंस के लोग हैं, आई एम श्योर कि पौधों में भी कॉन्शियसनेस होती होगी, कोई ऐसी कॉन्शियसनेस है जिस तरह हमारी एक विजिबल कॉन्शियसनेस होती है ना, पौधों की भी कोई हिडन इंटेलिजेंस एक कॉन्शियसनेस है, कुछ है तो सही, जो बीज ऐसे भी हो तब भी जड़ ऐसे ही जाती है और तने को ऊपर ही निकल के आती, कोई चीज है ऐसी। तो वो जो इंटेलिजेंस है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस में खासतौर पर जो दिमाग है ना, ये हमारे ऑर्गन्स में से सबसे ज्यादा ढीला, सबसे ज्यादा सुस्त, सबसे ज्यादा बुद्धू ऑर्गन है। आप कहेंगे दिमाग, जी बिल्कुल, दिमाग जो है वो बिल्कुल स्टेटस को से हिलना ही नहीं चाहता। कोई उसको मौका मिल जाए कि स्टेटस को में ही रहे तो स्टेटस को में ही रहता है हमेशा। और जब भी हमारा माइंडसेट और हमारी प्री कंडीशनिंग इस किस्म की होती है कि हम चीजों की एट्रीब्यूशन बाहर करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उसको सप्लीमेंट कर देता है, वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
वीसी साहब की वजह से ही तो मसला हो रहा है सारा, मसला ही मुल्क के निजाम की वजह से हो रहा है, तो हमारा निजाम ही सारा खराब है। तो ये तो अब इस कैपेसिटी में जो कमी है, तो अभी तक हमने जो बात तय की है ना, टेक होम मैसेज, कि इसके लिए सबसे जरूरी है कि प्लीज अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें, और डिफाइन करके कागज पे लिखें बाकायदा। मेक एक डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव पर आपने फोकस करना है, उसके लिए कंप्रोमाइज नहीं करना, उसके लिए कंप्रोमाइजेस करने हैं, उसको कंप्रोमाइज कभी नहीं करना। दूसरा, आपने देखे कि कैपेसिटी में कहां कमी है आपकी, और उस कैपेसिटी में आसानी के लिए वो आपकी फिजिकल कैपेसिटी हो सकती है जिसमें कमी है। सेहत ठीक नहीं है, मसलन खाते बहुत ज्यादा है आप, पेट बड़ा हुआ है, मेरा पेट कुछ दवाइयों की वजह से बड़ा हुआ है, मेरी कमर का कुछ दर्द था तो मुझे ना स्टीरॉइड्स कुछ अर्सा बहुत अब कम हो रहा है। वैसे पिछली दफा मैं आया था तो स्लिम था तो पेट, यानी हमारी हेल्थ नहीं ठीक, हमारी नींद बिल्कुल ठीक नहीं है, हम हाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हमारा फैटी लिवर है। सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज नहीं करते हम बिल्कुल। कई दफा हमारी कैपेसिटी बिल्कुल फिजिकल होती है और इफेक्ट हमारे सारे वर्क प्लेस पर पड़ रहा होता है। या दूसरा, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम है। हम जब स्टूडेंट्स के सामने जा रहे हैं ना, तो हम इंटेलेक्चुअली मैच नहीं कर रहे हैं उनके साथ। एकेडमिक काउंसिल में बैठे हैं तो इंटेलेक्चुअली मैच नहीं कर रहे हैं, वेल वर्स नहीं है अपने सब्जेक्ट्स के साथ, हमारा डोमेन नॉलेज वीक है, डोमेन नॉलेज रिसर्च बेस्ड नहीं है, रिसेंट जो हो रहा है हमें पता नहीं है, और वो जो हमारी और हमने उसी तरह अपने आप को उस माहौल में नहीं रखा हुआ जो कि इंटेलेक्चुअल माहौल है, तो इसकी वजह से कैपेसिटी कम हो जाती है। तो फिजिकल कैपेसिटी को भी अंडरमाइन नहीं करना और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को भी अंडरमाइन करना। मैं कोशिश करूंगा बात लंबी ना हो और कोई टेक होम मैसेज हो। अभी तक टेक होम मैसेज है ना, ऑब्जेक्टिव बनाना है आज हमने सारों ने मिलके, फिर ये देखना है मेरी कैपेसिटी, फिर ये एट्रीब्यूशन थ्योरी मैंने बताई है, हम सब ने ये देखना है कि मैं जब शिकायतें बाहर वालों की कर रहा हूं, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर शिकायतें नहीं होती, प्लीज इसका ये मतलब ना समझिए कि एग्जामिनर बायस नहीं है, ऐसा नहीं होते हैं एग्जामिनर बायस, या बाहर का निजाम बहुत अच्छा है, नहीं मैं ये नहीं कहता, लेकिन मसला ये है कि वो कंट्रोलेबल नहीं है। एक आपका है जोन ऑफ कंसर्न, यार मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, यार ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, यहाँ लोगों के अखलाक नहीं ठीक, यहाँ सब, ये आपका जोन ऑफ कंसर्न है। मगर एक आप है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। हम बेवकूफों की तरह ना जोन ऑफ कंसर्न के ऊपर शोर मचाई जा रहे हैं। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरा डोमेन जिसमें मैं काम कर रहा हूं। हमारी शिकायतें जोन ऑफ कंसर्न के अंदर है, वो तो पूरी दुनिया हमारा कंसर्न है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते सवा अपने ऊपर मुसीबत डालने के, एसिड अपना बॉडी का हाइपर एसिडिटी क्रिएट करने के लिए। तो हमें फोकस करना है ना इसके ऊपर, जोन ऑफ इन, जिसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये एक फिजिकल हो गया सर, एक हो गया इंटेलेक्चुअल। तीसरी इनकैपेसिटी क्या हो सकती है? इमोशनल इनकैपेसिटी है। इमोशनल, PQ, IQ, EQ। इमोशनल इनकैपेसिटी क्या होती है? उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझे सबके सामने इंसल्ट कर दी, मुझे फोटो खींचते वक्त मैं सीनियर था, मुझे सेंटर वाली कुर्सी पे नहीं बिठाया, उसने मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस, उसने मुझे यूं कर दिया। तो इमोशनली हम स्ट्रांग नहीं है। जब हमारी इमोशनल इनकैपेसिटी होती है वर्क प्लेस पर, हम कभी भी नहीं खुश रह सकते। मैं गया, उठ के खड़ा ही कोई नहीं हुआ, मैं आया, मैं डीन हूं, मैं अंदर आया, कोई खड़ा ही नहीं हुआ उठ के, इतने बदतमीज लोग हैं बिल्कुल मेरे खिलाफ। इमोशनल इंटेलिजेंस ना, हमें पता नहीं रिलेशनशिप ऑफ द इमोशंस, वो लंबी बहस है इमोशनल, फिर मैं कभी हाजिर हूंगा, आप हुक्म देंगे तो मैं अर्ज करूंगा। ये बहुत बड़ा एक वो है, मैंने अभी एक किताब भी लिखी है रिसेंटली उसके ऊपर, अंदर की तहजीब उसका नाम है, कि हमारे अंदर एक तहजीब, अंदर की भी एक तहजीब होती है ना, हमारा अपना अंदर का कल्चर होता है। हमारा अंदर का कल्चर बहुत ही फ्रेजाइल कल्चर है, थोड़ी सी बदले में हमारी बेइज्जती हो जाती है, हमारा ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, और हमें ये नहीं पता चलता कि ये जावेद इकबाल है कि जावेद इकबाल के इमोशंस हैं। तो मैं अपने आप को उन इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता हूँ, इमोशन के साथ मैं समझता हूं मैं वो इमोशन हूं, हालांकि वो मैं इमोशन नहीं होता, मेरे ऊपर वो इमोशन आए हुए होते हैं। तो ये एक लंबी बहस है, लेकिन बहुत दफा हमारी वर्क प्लेस के ऊपर खुश ना होने की रीजन इमोशनल अनइंटेलिजेंस होती है, और हमें चीजों को ट्रू कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना नहीं आता। ये हमारा ब्रेन है, फोर ब्रेन, ये सामने जो है
और ये नीचे एक छोटा सा मिड ब्रेन है। ये जो मिड ब्रेन है ना, ये हमारे इमोशंस को देखता है, और ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप मेमोरी, उन चीजों को देखता है। और ये अल्लाह का निजाम इस किस्म का है कि जैसे सर्दियों में पूरी कार के शीशे फॉग हो जाते हैं, जो ही हमारा ये सेंटर एक्टिव होता है, ये फॉगी हो जाता है, ये काम ही नहीं करता। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल। अभी कभी आप देखें, एक बंदा गुस्से में, आपका मुलाजिम ही है, चाहे आपकी अहलियां हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी बंदा सड़क पे मोटरसाइकिल टकराया है तो आपस में लोग हो गए, जो बंदा गुस्से में होगा ना, वो लॉजिकल बात सुनेगा ही नहीं। आप उसको जितनी भी दलील देंगे, वो दलील के जवाब में आवाज ऊंची करेगा, दलील के जवाब में थप्पड़ मारेगा, ये कुछ और करेगा, बदतमीजी करेगा, क्योंकि उसका ये शट डाउन हो जाता है। हमारा भी ये शट डाउन हो जाता है। इसका नाम, एक टेक्निकल नाम है इस बीमारी का, जिसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैकिंग। ये एमिगडाला जो है, ये मिडिल ब्रेन को एमिगडाला भी कहते हैं, ये हाईजैक कर लेता है हमारे कॉर्टेक्स को, और बहुत दफा हमारी ईगो, हमारा आइडेंटिफाई कर लेना अपने आप को एंगर के साथ, ये तमाम चीजें जो हमें अनहैप्पी कर देती हैं और हम हालात से। और एक चौथी भी रीजन है, फिजिकल इनकैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल इनकैपेसिटी, फंक्शनल इमोशनल इनकैपेसिटी, एंड देन इन सब का एक सुपर शेल है। ये चीजें सारी हैवानों में भी हैं, फिजिकलिटी हैवानों में है। कभी आप बिल्ली के उसको बच्चे को हाथ लगा के देखें जो पैदा हुआ है, या मुर्गी के बच्चे को हाथ लगा के देखें, चूजे को, चील आती है तो उसको कैसे वो चील के मुकाबले में आ जाती है। तो ये सर्वाइवल की फिजिकल तो जानवरों में भी है। इंटेलेक्चुअल, सर्वाइवल का इंटेलेक्चुअल जानवर को भी किस सुराख से क्या निकलता है उसको पता होता है, चूहे को पता होता है किधर से आना है किधर से नहीं आना, सब। और इमोशनल भी, लेकिन ये होती सर्वाइवल की हद तक है बस, नॉट बियॉन्ड सर्वाइवल। इंसान तो बियॉन्ड सर्वाइवल भी ये करता है ना, इंसान का इंटेलेक्ट बियॉन्ड सर्वाइवल भी है ना, तो ये। लेकिन ये जो चौथी है ना हमारी कैपेसिटी, ये सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस है। शायद इसीलिए इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, और उसको कहते हैं, इसका नाम था PQ, फिजिकल कोशेंट, इसका नाम था IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, इसका नाम था EQ, इमोशनल कोशेंट, इसका नाम है SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट। ये टर्म किसी इस्लामी इब्नुल अरबी ने इसका जिक्र किया है इनडायरेक्ट वर्ड्स में, मगर मॉडर्न हिस्ट्री में ये टर्म जो है ये स्टीवन कॉवी ने इजाद की है, जिसकी वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। ये इजाद किसी मतलब है, खैर वो मजहबी आदमी तो था, ज्यू था, ही वाज अ ज्यू, मजहबी आदमी था, अल्लाह को मानने वाला आदमी था, लेकिन ये एक साइंटिफिक टर्म है, ये सिर्फ रिलीजियस टर्म नहीं है। स्पिरिचुअल कोशेंट, चौथी हमारी इनकैपेसिटी होती है स्पिरिचुअल कोशेंट की। स्पिरिचुअल कोशेंट का मतलब ये है, नहीं वो नहीं सर, मैं इसका पता नहीं, हाँ मेरे जेब में डाल लिया मैंने। स्पिरिचुअल कोशेंट का मतलब ये है, जो मैं करता हूं वो मुझे पता है कि मैं क्या करता हूं, मैं कैसे करता हूं, हाउ आई डू इट, ये मुझे पता है। स्पिरिचुअल कोशेंट इस पर डिपेंडेंट करता है, जो मैं करता हूं क्यों करता हूं, व्हाई आई डू इट। ये जो वाई का आंसर है ना, ये डिटरमिन करता है स्पिरिचुअल कोशेंट। जिन लोगों का स्पिरिचुअल कोशेंट लो होता है ना, वो हमेशा नाखुश रहते हैं। जिनका स्पिरिचुअल कोशेंट हाई होता है, नाखुश नहीं होते। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं, सिंपल मिसाल। सर ये मिसाल जो है ना, इसका पहला हिस्सा 100% सच है, दूसरा हाइपोथेटिकल फिक्शन है। पहला यह है कि हमारे पास, मैं यहां स्टूडेंट अफेयर का इंचार्ज था निश्तर में, असिस्टेंट प्रोफेसर था, लेकिन प्रोफेसर जाफरी साहब हमारे थे, तो वो मुझे, उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं उनका लाडला था। जैसे सर आपने नहीं कहा कि मैं इनका खादम हूं, तो मैं उनका खादम था। तो स्टूडेंट अफेयर के मैटर्स को मैं देखा करता था। तो एक बच्चा आया, जो नई फर्स्ट ईयर आती थी, तो हम उनसे मीटिंग करते थे, कुछ करते थे। एक बच्चा आया, तो मैंने देखा कि वो बच्चे की आंखों में ना बड़ी चमक है, लेकिन उसके ना कपड़े बड़े ही इनअप्रोप्रिएट से थे, बहुत ही, मतलब उसने एक अजीब सी पैंट पहनी हुई थी, अजीब सी शर्ट, लेकिन उसकी आंखों में बड़ी चमक थी। तो मैंने उससे अलग से पूछा, कहने लगा, सर मेरे जो अब्बा है ना, वो ईंटें थापते हैं, मैं दुनिया का हर साबुन इस्तेमाल कर चुका हूं, मेरे अब्बा की ना हाथों से मिट्टी नहीं जाती। तो मेरी अम्मी जो है ना, वो लोगों के घरों में काम करती है। मेरी 3 बहनें हैं, वो स्कूल में पढ़ती हैं, एक अभी छोटी है, वो नहीं पढ़ती।
अम्मी जिस दिन बीमार होती है तो बड़ी बहन जाके लोगों के घरों में काम करती है। मेरिट पर निश्तर में उसका दाखिला हो गया। कहते मैं इंशाल्लाह सर बड़ी मेहनत करूंगा सर, और मैं इंशाल्लाह, अब उसकी ख्वाहिश देखें क्या थी, गैस करें उसकी क्या ख्वाहिश होगी कि मैं बेहतर करके डॉक्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा। उसने कहा मैं पक्का घर बनाऊंगा, मैं पक्का घर बनाऊंगा, ये उसकी ख्वाहिश थी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पक्का घर बनाऊंगा, मैं अपने अब्बू अम्मू को हज कराऊंगा, मैं अपनी बहनों को कम से कम बीए कराऊंगा, उनकी अच्छी जगह पे शादियां करूंगा। हमारे सर आंखों के सामने उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, हर फर्स्ट तो नहीं आया, मगर हर इम्तिहान उसने फर्स्ट डिवीजन में पास किया। हाउस जॉब में सर्जरी मेरे साथ की, बाय दैट टाइम मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन चुका था। सर्जरी मेरे साथ की, काम मेडिसिन में काम किया, फिर उसने एक छोटा सा पीड्स का डिप्लोमा कर लिया, फिर उसी पर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। हमारी आंखों के सामने ही उसने बहनों की शादी करा दी, अब्बा अम्मी का हज करा, और मुल्तान में एक जगह है सूरज मियानी, उसके पास उसने एक घर भी बना लिया। मैं प्राइवेसी के तौर पर उसका नाम नहीं लेता, उसकी एक सेंटिटी है। तो इस बंदे ने जो कुछ किया उसका पर्पस था ना सर, एक कॉज थी। अब अगला इसका पोर्शन हाइपोथेटिकल है। उसी गांव का एक और बंदा था जो इसी तरह के सर्कमस्टांसेस में आया और उसने आके कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मेरे गांव में औरतें जो हैं वो डिलीवरी के दौरान मर जाती हैं, मैंने अपनी बहनों माओं को ना मरने नहीं देना। अब ये जो बंदा है ना, इसकी स्पिरिचुअलिटी पहले बंदे से हाई है, दोनों ने काम एक ही किया है मगर उसकी स्पिरिचुअलिटी हाई है, उसका पर्पस डिफरेंट है। एक और आपको मिसाल देता हूं, ये भी हाइपोथेटिकल ऑफ फिक्शन है। एक जगह पर कोई, एक गांव में कोई दुकान नहीं थी, तो एक बंदे ने कहा कि मैं यार दुकान कोई नहीं इधर तो और लोग जाते हैं सौदा करने, मैं इधर दुकान खोलता हूं, बड़ा प्रॉफिट होगा, हक हलाल से काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा, साफ सुथरी चीजें दूंगा, प्रॉफिट बड़ा होगा। उसने दुकान खोली, बड़ा प्रॉफिट हुआ, नेक काम किया सबका। दूसरे ने कहा यार यहां दुकान कोई नहीं, ये हमारी बहनें जाती हैं दूसरे गांव में, मुझे तो शर्म आती है, मैं कोई दुकान खोलता हूं ताकि ये मेरी बहनें मैं यहीं से सौदा ले लिया करें। प्रॉफिट उसको भी उतना ही हुआ, लेकिन उसके ज़हन में यह था कि मैं इसलिए खोल रहा हूं। एक तीसरा बंदा था, उसने कहा यार बड़े अरसे से मैंने सोचा हुआ है कि यहाँ ना हमारे पास यतीमों के लिए ना कोई इदारा नहीं है, बच्चे गलियों में भटक रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, यहां मैं दुकान खोलूं, पैसे आएंगे और मैं कोई बच्चों का इदारा भी खोलूंगा, और मेरा भी। उसने भी उतने पैसे, तीनों ने एक तरह से काम किया, एक जितने पैसे कमाए, मगर तीनों की स्पिरिचुअलिटी हाई। तो मेरे दोस्तों, हमारी ये भी बड़ी इनकैपेसिटी होती है कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जब तक हमें उसका पता नहीं होगा ना, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो सुपर शेल है, यानी इस पूरी बिल्डिंग के नीचे एक स्टेज है, इस स्टेज को ऊपर करेंगे ना, ये स्पिरिचुअलिटी है। जब स्पिरिचुअलिटी का स्टेज हाई हो जाता है ना, तो हर चीज हाई हो जाती है, आपकी फिजिकलिटी भी हाई हो जाती है, इमोशनैलिटी भी हाई होती है, इंटेलेक्चुअल भी हाई। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव वाला काम करने के बाद इन चारों चीजों पर गौर करें कि अपनी फिजिकलिटी पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपनी इंटेलेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। इंटेलेक्ट के सिलसिले में मैं ना 5 ये छोटी लाइनें और खींच रहा हूं, ये हमारे भाई हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, मैंने उनसे सीखा है कि 5 चीजें हमारे इंटेलेक्ट को बढ़ाती हैं, इल्म को बढ़ाती हैं। पहली, इल्म आता है इल्म वालों की सोबत से। तो आप देखें कि आपके दोस्त अहबाब जो शाम को बैठते हैं बैठक में कभी, वो किस किस्म की बातें करते हैं। अगर वहां बैठकर बातें करते हैं कहां प्लॉट ज्यादा महंगा सस्ता है, कौन सी गाड़ी जो है नई मॉडल कौन सा आया है, फलाना, इस तरह की बातें हो रही हैं, कभी कभी कर लेनी चाहिए, तो ये फिर हमारे इंटेलेक्ट को नहीं बढ़ाएंगे। तो इल्म बढ़ता है इल्म वालों की महफिल से। नंबर 2, किताबों से। नंबर 3, गौर खौस करने। गौर खौस इल्म का बहुत बड़ा जरिया है। अकेले बैठ के, मैं इसके बारे में एंड में आपसे, एंड आने वाला है वैसे, एंड में मैं इस पर मजीद भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि जब मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा ना उसमें गौर खौस। चौथा, इल्म आता है तजुर्बा करने से। आप नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, इल्म आएगा। और इल्म आता है सफर करने से, बशर्ते कि वो सफर शॉपिंग की नीयत से ना किया जाए। इन 5 चीजों से इंसान का, तो ये से इंटेलेक्ट बढ़ती है। इमोशनैलिटी कैसे बढ़ती है? इमोशनैलिटी बढ़ती है अपनी हैसियत का एहसास करने से कि मैं हूं क्या,
अपने बारे में जो फॉल्स जोम है ना, उनको हटाने से। और मैं प्रिंसिपल था कायदे आजम मेडिकल कॉलेज का। अब मैं जाऊं, आधे बंदे मुझे पहचानते नहीं है। 5 साल हुए, 6 साल हुए, तो मुझे किस बात की आकड़ थी? मुझे जिम्मेदारी दी गई थी ना प्रिंसिपल कायदे। मैं प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज तो नहीं था, मैं तो जावेद इकबाल हूं। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। अभी अगले 5 साल बाद किसी को मेरा नाम भी नहीं पता होगा। तो जो हमने अपने ऊपर एक फॉल्स हुड लगाई हुई है ना, बहुत है, मेरी भी इज्जत है, कोई मेरी भी कोई इज्जत है, ये वाला जो है ना काम हमें, हमारी इमोशनैलिटी को बहुत खराब कर देता है। और दूसरा, हम एक्शन जब हो रहा होता है ना, कोई भी स्टिमुलस आता है, उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी उसके दरमियान टाइम नहीं होता, वक्फा नहीं होता। तो जो पॉज होता है ना, एक छोटा सा, कोई भी काम हुआ है उसके दरमियान एक रुक के पॉज करके इस वाले दिमाग को स्टिमुलेट करना, ये बड़ा जरूरी है बनिस्बत ये कि हम फौरन करें। और स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या करें सर? गौर ख्वास करके जो अपनी इंटेंशंस पर नजर रखें। और उसके लिए एक प्रैक्टिस है जो कि इमाम गजाली ने बताई है, कि रात को बैठे हर रोज और सारा दिन में जो कुछ किया है ना, उसमें इस पर गौर तो करें कि वो क्या किया है, इस पर गौर करें कि मैं करते वक्त मेरी नीयत क्या थी। चाहे नमाज भी पढ़ी है ना, तो दिल में सोचें कि यार नीयत क्या थी। किसी को थप्पड़ मारा था तो मैं एक्चुअली मेरी इंटेंशन क्या थी। अवेयरनेस ऑफ आवर इंटेंशंस, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को ऊपर कर देती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, ये भी नहीं हम कैसे करते हैं, वो ये है कि हम क्यों करते हैं। क्यों डिटरमिन्स इट, वाई का आंसर जो है ना, तो अगर हमारा वाई कमजोर होगा ना, ये तो बहुत छोटी सी बात है, जिंदगी से लुत्फअंदोज है तो छोटी सी बात है, मतलब है कि हम टोटल फेलियर होंगे। वर्क प्लेस तो मामूली सा एक बिट ऑफ, इट्स अ बिट ऑफ अ जिग्सा पजल। कंप्लीट जो पैनोरामा है, उस पैनोरामा में हम मिसफिट होंगे। पूरे कायनात का जो पूरा पैनोरामा है, उसमें हम मिसफिट होंगे। ये कुछ बातें हैं। अब मैं एक और वर्किंग मॉडल आपको बताता हूं, वो शायद ज्यादा रिलेट करे। ये बातें तो क्लियर है ना? शायद थोड़ी सी समरी तो बताओ यार, मेरा हुक्म तुम पे चलता है। अब क्या करोगे? टेक होम मैसेज क्या है? थैंक यू। और बताते जाओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं ना आपको कोई इश्तिहार नहीं, यानी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग नहीं कर रहा, वाकई आपको ये बता रहा हूं कि इन चीजों के लिए मैंने पिछले, क्योंकि मैं वर्कशॉप्स कराता हूं ना, मुझे उसका मैंने एक मैनुअल तैयार किया है जिसका नाम है जिंदगी का मीजान, बैलेंस इन लाइफ। ये बुक ना अवेलेबल है, बहुत सस्ती सी अवेलेबल, एक बर्गर की कीमत में अवेलेबल है। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हमारी वेबसाइट है, यानी आप लिखें प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल वेबसाइट, तो उसमें वो आ जाएगी। तो ये जो है, मैंने कोशिश की है कि उसके अंदर मैं वो, अगर आप उसकी पीडीएफ चाहिए होंगे तो मैं सर को भेज दूंगा, अब वो आप फ्री भी ले लीजिएगा। लेकिन ये कि किताब हो तो ज्यादा अच्छा है, तो उसकी मैंने कोशिश की है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक और चीज बताने लगा हूं, वो हमारी आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा होगा। ये ना जापान के कुछ लोगों ने इस मौजू के ऊपर एक मॉडल तैयार किया है। उस मॉडल की जो किताब बनाई है उसका नाम है इकिगाई, और वो दुनिया में बेस्ट सेलर किताब है। शायद इसको सेंटर में ला सकते हैं हम। हाँ, ओ सॉरी, उसकी जरूरत ही नहीं है, बंद कर देना। हाँ, बड़े बंद कर दो बेटा। ये जरा गौर से सुनिएगा। जिंदगी में जो भी आप काम कर रहे हैं ना, ये वाला जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके 4 डायमेंशंस होते हैं। एक डायमेंशन ये होता है, वो आपको बहुत पसंद है काम, यू लव इट। सर का काम, इनको बागबानी बहुत पसंद है। सर का काम, सर को क्या पसंद है बताएं जरा, पता लगेगा कि वीसी साहब से कितने कनेक्टेड है। खुशामद नहीं करनी, इनोवेशन। चले इनोवेशन, इनका क्या जी? डाइवर्सिटी इनोवेशन। हाँ जी, तो आप अपना भी कोई ना कोई बता दें सारे। आपको सर क्या पसंद है? बहुत रिसर्च। और बेटी आप बताओ, कोई बेटियों में से? बहुत पसंद है मुझे बुक रीडिंग, वेरी नाइस। और तो एक तो ये कहो जो मुझे बहुत पसंद है काम। अच्छा, दूसरा जिंदगी में वो होता है
जिसकी दुनिया को जरूरत है बहुत। मसलन एग्रीकल्चर, बड़ी जरूरत है कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन आए, वैल्यू ऐड हो। मसलन चाइल्ड लेबर खत्म हो, दुनिया में बड़ी जरूरत है। बेरोजगारी खत्म हो, गुर्बत खत्म हो, ग्लोबल वार्मिंग हल हो, हमारे मसाइल है ना, आबादी में कंट्रोल हो। दूसरा ये होता है। अच्छा, तीसरा ये होता है कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, आपको वो काम आता बहुत अच्छा हो। यार बेटी मेरी ना तस्वीरें बड़ी अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, और मैं बैठ के ना प्लानिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूं, मुझे ये बड़ा आता है, मैं तकरीर में बड़ी अच्छी कर लेता हूं। तीसरे इस तरह के काम होते हैं। अच्छा, चौथा एक और काम होता है कि उसमें पैसे भी बहुत हों। तो इकिगाई कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप अपने काम में ये चारों शामिल कर लें तो आप इस खाने में होंगे। और इस खाने का नाम हैप्पीनेस नहीं है, ये हैप्पीनेस से ऊपर की स्टेट है जिसका नाम है ब्लिस, ब्लिसफुलनेस। यानी आपका काम से आपको मोहब्बत हो, आपका काम जरूरत भी हो, मुआशरे की भी जरूरत हो, आपका काम आपको आता भी हो, और उसमें आपके पैसे भी बहुत मिलते हो, कदर हो आपके काम की बहुत। रोनाल्डो को फुटबॉल से मोहब्बत है, वो कहता है दुनिया देखना चाहती है, बहुत माहिर है उसमें, पैसे भी बड़े। बिल्कुल सही सिलेक्शन। तो अगर आप ये देखें, इन चारों खानों को फिल कर लें। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि लेकिन आप ये खाना हो कि मोहब्बत हो आपको उस काम से, और वो मुआशरे की जरूरत भी बहुत हो, यानी आपको बहुत मोहब्बत है कि मैंने ना गुर्बत दूर करनी है, और ये मुआशरे की जरूरत भी है, तो आप इस खाने में होंगे, और इस खाने को कहते हैं मिशन। अगर कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हैं ना जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, दुनिया को बड़ी जरूरत है, उसको मिशन कहते हैं। और ऐसे मिशनरी दुनिया में भरे पड़े हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते तकरीरें करने के अलावा, क्योंकि वो उसको फाइनेंशियली सस्टेन ही नहीं कर सकते, और दूसरा करना भी नहीं आता। तो अगर आप अपना आपका जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको मोहब्बत है और वो दुनिया की जरूरत भी है, तो भाईजान उसको जब तक आप इसके साथ लिंक नहीं करेंगे और उसको सीखेंगे नहीं, आप नहीं कर सकते। और हो सकता है कि आप इस वजह से मुतमईन ना हो कि आप में ये 2 इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, बाकी इंग्रेडिएंट नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आपको काम की बड़ी ही मोहब्बत है और आपकी उसमें एक्सपर्टीज भी है, इसको पैशन कहते हैं, इसको मिशन कहते हैं, इसको पैशन कहते हैं। और ये अगर आपका है, काम मोहब्बत है, काम आता भी बड़ा है, तो अब आप मेहरबानी करके उसका कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाएं, सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल बनाएं। और आजकल दुनिया में सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल बनाने इतने मुश्किल नहीं है, वरना आपका जो पैशन है कुछ अरसे बाद डाउन हो जाएगा। यह भी मुमकिन है एक ऐसा काम है जिसकी एक्सपर्टीज भी है और पैसे भी बड़े आते हैं, इसको हम प्रोफेशन कहते हैं, और लोग इसमें बहुत आराम से आगे चलते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये अगर इसको एनहांस करके नई इनोवेशंस नहीं करेंगे ना, तो कुछ अरसे बाद ये स्टेटस को में चले जाएंगे। तो यू आर लकी कि आपको पैसे बहुत मिलते हैं और आपको काम के भी माहिर हैं। आप मिठाइयों की दुकान है आपकी, जबरदस्त मिठाई की दुकान है, दाता स्वीट है भोलपुर में, बहुत जबरदस्त मिठाई की दुकान है आपकी, और पैसे भी बड़े आप कमा लेते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद आप स्टेल हो जाएंगे बालूशाहियां बनाते बनाते। अब आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कोई टेक होम वाला काम करें, कोई और ब्रेकफास्ट शुरू करें, कुछ भी शुरू करें, अदरवाइज आप उसमें स्टेल हो जाएंगे। और अगर फर्ज करें मुआशरे को बहुत जरूरत है, पैसे भी बड़े मिलते हैं,
इसको हम वोकेशन कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, वो टीचर्स है। रीजनेबल तनख्वाह भी मिल जाती है, माशरे को जरूरत भी है, लेकिन अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट नहीं होगा ना, तो ये फिर नोट्स बना लेंगे और सारा साल उसी नोट से पढ़ाते रहेंगे। इन्होंने एक उसूल बना लिया होगा, मेरी स्लाइडें बनी हुई हैं, हम समझते हैं मल्टीमीडिया पे जो बना ली तो वो मॉडर्न हो गया। वो पहले उस लोगों ने रजिस्टर पे नोट्स पढ़ाए होते थे, नोट्स पढ़ के सुना देते थे। ये कोई नई इनोवेशन नहीं करेंगे, वही जो लेबोरेटरी के टेस्ट बनाए हैं वही, फार्माकोलॉजी में वही, फार्माकोग्नोसी वही, अभी मेडिकल कॉलेज में भी ना पुड़ियां बांधने और उसका टेक्निक, अभी भी फार्मा की किताब के अंदर पुड़ी बांधने की टेक्निक बताई हुई है, और बोतल के ऊपर लेबल लगाने, डोज का लेबल काट के लगाने का, वो अभी भी प्रैक्टिकल वहां शामिल है। और ये तब होता है कि पैसे भी मिल रहे हैं, दुनिया को जरूरत भी है उसकी। ये लोग अगर इनोवेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ अरसे बाद ये कोई भी इदारे को भी फायदा नहीं पहुंचा सकते, या आगे कोई चेंज भी नहीं कर सकते, और खुश भी नहीं रह सकते। तो दोस्तों, ये मैंने एक आउटलाइन आपको बताई है, अब करना क्या है। टेक होम मैसेज भी तो होना चाहिए ना, बातें सुन बड़ी अच्छी बातें वो तो ठीक है। सबसे पहले ये काम करें कि आज घर जाके या अभी बैठे बैठे भी टाइम है, अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएं। क्लियर वर्ड में झूठ नहीं बोलना, सच सच। सिर्फ 2 साल मैंने निकालने हैं बस, या जाने से पहले कम से कम एक चीज ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जो मैं कहूं कि इस पर मेरा नाम नहीं लिखना, लेकिन सारी सिंडिकेट कहे कि ये नाम ही इनका लिखना है, यार ये किया ही इसने है, ये इजाद ही इसकी है, या ये, या कुछ भी। एक अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाए और उस ऑब्जेक्टिव फोकस करें। दूसरा, वो जो चारों कैपेसिटीज थी, मेहरबानी करें उसमें काम करें। मेरा 2 पैनी उसमें ये है कि वो मैंने एक छोटा सा मैनुअल बनाया हुआ है, वो बहुत फायदेमंद होगा इंशाल्लाह, और वो वैसे यूट्यूब पे फ्री भी अवेलेबल है, सारी वर्कशॉप्स वगैरह। तो वो उसमें टोटल आउटलाइन है कि फिजिकल क्वोशंट को कैसे बेहतर करना है, इमोशनल क्वोशंट को। हम सबका इमोशनल प्रॉब्लम बड़ा है, बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है हमारी। कई दफा सर ऐसे होता है ना, कहता है इसने मेरी बेइज्जती की है, और खासतौर पे आप एग्जेक्टिव पोजीशन में है ना, तो मैं भी जो प्रिंसिपल तो लड़ाई होगी, सर इसने मेरी बेइज्जती की है। जिसके बारे में वो कह रहा है वो कहता है अल्लाह की कसम मैंने नहीं की, वो कहता नहीं तुमने की है, यानी करने वाला कह रहा है मैंने बेइज्जती नहीं की, वो दूसरा कहता नहीं मैंने की है तुमने मेरी बेइज्जती, यानी तुम्हें करनी चाहिए थी, इन अदर वर्ड्स। तो नो वन कैन इंसल्ट यू विदाउट आवर परमिशन, ये प्लीज आप याद रखिए। इस तरह हमारे इमोशनल बहुत प्रॉब्लम है। कभी इंशाल्लाह सर हुक्म देंगे तो मैं आके इमोशनल की वर्कशॉप करा सकता हूँ, वो थोड़ा सा मैंने उस पर रिसर्च की हुई है। और तीसरा ये है कि ये वाला मॉडल है, इसको प्लीज गौर कीजिए। इस पे भी अगर आप बहुत सिंपल लिखे ना, डॉक्टर जावेद इकबाल इकगाई, AKIGAI, तो मैंने इसको ना एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे और लोगों ने भी बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, छोटी सी किताब भी है वैसे इसकी, जो कि मिल जाती है इकगाई के मॉडल पर। वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी पढ़ना उसको, अब कहीं यूट्यूब वगैरह पे लिख के ना, मैंने इसको सिंपल सा अपने स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कुछ मैंने आपको बताया है। और ये बहुत जबरदस्त मॉडल है अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने का। तो ये करें, और आखिर में एक काम का वादा कर लें, मैंने इंशाल्लाह वो शुरू किया हुआ है, बड़ा फायदा है। हर रोज रात को इशा की नमाज के बाद 10 मिनट निकालें, और 10 मिनट में बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर, अनबायस होकर अपने गुज़िश्ता 24 घंटे का जायजा ले लें। और जायजा में ये लें आपने क्या किया था, जिस वक्त किया था आपके जहन में क्या चल रहा था, जो और लोग उससे मुतल्लिक थे उनके जहन में क्या चल रहा होगा, और ये करते हुए मेरी नीयत क्या थी। मैं चारों को रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया था, जब किया था तो उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे, जो लोग और मुतल्लिक थे उसमें उनके जज्बात क्या थे, और ये करने में मेरी नीयत क्या थी। इसको ऑनेस्टली जज कर लें। सिर्फ जान लेना ही एक्चुअली बात चीजों का इलाज होता है। खौफ का इलाज भी जान लेना होता है, जान जाए तो आदमी खौफ से आजाद हो जाता है। तो ये कुछ टेक होम मैसेजेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये करने से हम सबको बहुत फायदा होगा। अगर कोई अगले 5-7 मिनट में कोई क्वेश्चन हो और मुझे उसका जवाब आता हो तो मैं आपको बताऊं, बहुत खुशी से आपको जवाब दूंगा। बात समझ में आई सर? तो कितने लोगों ने अपनी स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव कर लिया है? अगर सब्जेक्टिव थी उसको ऑब्जेक्टिव कर लिया है। सबको करना चाहिए ना।
वो ठीक है, बट किन की ऑब्जेक्टिव है? हाथ खड़ा करने से। चलिए मैं ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालता, तो अगर अभी नहीं कर सके घर जाके कर लीजिएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, वो तो आपको ही पता है मैंने क्या करना है। वो स्मार्ट नहीं है, ना मेजरेबल है, ना वो रिप्रोड्यूसेबल है, ना वो कंपेरेबल है, वो है नहीं ना। एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो आपकी जरूरत नहीं होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैंने 3 साल के बाद ना बहुत बड़ा एक घर बनाना है डीएचए में। जरूरत थी, जरूरत के लिए तो कोई नाजायज बात नहीं है, जरूरत है तो ठीक है बनाना है, मगर ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, वो जरूरत है आपकी, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जरूरत होना बुरी बात नहीं है, ये अलग बात है कि हमें जरूरत और ख्वाहिश के दरमियान बाज़ वक़्त फर्क नहीं पता होता। लेकिन अगर आपने जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया था, अगर वो आपकी जरूरत है तो प्लीज उसको मॉडिफाई कर लीजिए, फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो आपको नहीं खुशी दे सकता, वो आपके वाई को नीचे रखेगा, हमेशा आपके वाई को ऊपर नहीं लेके जाएगा। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो टाइम बाउंड ना हो। 10 साल बाद मैंने ये अचीव करना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये भी नीड है। आप कहें ये कैसे हो सकता है? मैं कई दुनियावी मिसालें दे सकता। सबसे बड़ी मिसाल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनका ऑब्जेक्टिव था क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। अब्दुस तारीदी को देख लें, ऑब्जेक्टिव वो होता है जो आपके मर जाने के बाद भी कंटिन्यू रहे, फिजिकल डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहे। तो आपने जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया था उसको फिर रिवाइज कर लें। चौथी शर्त यह है, ऑब्जेक्टिव हैज टू बी नोबल। नोबल इज नॉट चैरिटी। नोबल का मतलब यह है कि जो कुछ आप कर रहे हैं अपने काम के लिए, उसका फायदा आपके और बीवी बच्चों के अलावा भी लोगों को होना चाहिए। और प्लीज आप याद रखिए, चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी, नोबेलिटी इज समथिंग डिफरेंट। और यह कहा है कि आप कामयाब हैं अगर आपने अपने अहलो याल को जहन्नुम की आग से बचा लिया। तो अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा। तो अगर आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते तो ना लगाए, अल्लाह ने तो नहीं आपको फैक्ट्री के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा। तो कई दफा ना हम जो जिनके पास पैसे होते हैं ना, जिनके पास जरा साहिबे सरबत होते हैं, वो अपनी इंटरप्रिटेशन करके अल्लाह के हुक्मों को अब मॉडिफाई कर लेते हैं। यार इस जमाने में चलता ही है, कोई बात नहीं, इस जमाने में चलता ही चलता है। तो अगर इसकी बेस पर ऑब्जेक्टिव चलेगा फिर भी नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ है। वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म से बाहर हम नहीं जा सकते, किसी सूरत नहीं जा सकते। तो इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये बस गुजारिश थी। इंशाल्लाह हम इस पर कोशिश करेंगे तो विल इंशाल्लाह गेट बेटर। थैंक यू।